इस रोमांचक कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही बड़ी पैलेस को दिखाते हुए, जहां चारों तरफ अंधेरा मौजूद था। उसी पैलेस के एक कमरे के अंदर हमें एक लेडी दिखाई जाती है जो काफी डरी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि उस लेडी को कमरे के अंदर कैद करके रखा गया है। लेडी चाहती थी कि वो किसी भी तरीके से इस जगह से बाहर निकल जाए। अब थोड़ी ही देर बाद कमरे के अंदर एक सूट पहना हुआ आदमी आता है, लेकिन उस लेडी ने तुरंत ही अंदर आए हुए आदमी पर हमला कर दिया और उसे मारकर बाहर भागने लगी। पर उस लेडी के भागने का पता अब सारे लोगों को चल चुका था जो वहां पर काम किया करते थे। इस बात से वो काफी ज्यादा डर जाती है और उसे लगने लगा था कि वो यहाँ से कभी नहीं निकल सकती। इसीलिए वो लेडी वापस दूसरी तरफ जाने लगी और इस बार वो काफी टेंशन में लग रही होती है। उसने तो अब एक आयरन वायर लिया और अपने गले के चारों तरफ लगा लिया। साथ ही साथ वो अपना वेट बढ़ाने के लिए एक स्टैचू भी ले लेती है, जिसके बाद उस लेडी ने फर्स्ट फ्लोर से कूदकर अपनी जान दे दी। मरने से पहले वो तो सिर्फ यही बोल रही होती है कि जो चीजें मेरे साथ हुई हैं, वो मेरी आने वाली किसी भी जनरेशन के साथ ना हो। उस लेडी की बहुत ही बुरी तरीके से मृत्यु हो गई थी। अब ये पूरा सीन शिफ्ट होकर न्यूयॉर्क सिटी में आ जाता है, जहाँ पर हम एक बड़े से होटल के अंदर ईवी नाम की एक लड़की को देखते हैं। ईवी प्रोफेशनली एक आर्टिस्ट थी, लेकिन अपना घर चलाने के लिए वो वेट्रेस का भी काम करती थी। वो तो लगातार होटल में आए हुए गेस्ट को स्नैक्स सर्व करते जाती है। ईवी की तो एक फ्रेंड भी होती है और उन दोनों में काफी अच्छी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी। ईवी के तो पेरेंट्स नहीं थे, इसीलिए उसकी दोस्त उसका हर वक्त ख्याल रखती। अब यहाँ अचानक ईवी की दोस्त उसे एक गिफ्ट देती है। दरअसल ये एक प्राइवेट कंपनी द्वारा ऑर्गेनाइज की गई डीएनए सर्चिंग टेक्नोलॉजी थी, जिसमें कि अगर किसी ऐसे इंसान जिनकी कोई फैमिली नहीं है और वो अकेले रहते हैं, तो उनका डीएनए टेस्ट करके इस पूरी दुनिया के इंसानों में चेक किया जाएगा कि उनके रिलेटिव्स या फिर पूर्वज कौन हैं। और ये पता चलने के बाद वो आदमी अपने रिलेटिव्स और जनरेशन वालों से जाकर मिल भी सकता था। इससे उन सभी का अकेलापन दूर होता और वो एक परिवार जैसे रहते। ईवी को तो शुरुआत में ये सारी बातें काफी मजाकिया लगती हैं। हालांकि उसकी फ्रेंड बड़े प्यार से ये गिफ्ट दे रही थी, इसीलिए उसने रख लिया, पर वो इसे जल्दी यूज नहीं करती। अब यहाँ ईवी घर पर आने के बाद बहुत सारे मिट्टी के स्ट्रक्चर्स बना रही होती है। उसे पॉट्स बनाने का बहुत ही ज्यादा शौक था। ईवी तो अपने सारे काम में काफी बिजी भी रहती है, लेकिन तभी ईवी को अपने मॉम एंड डैड की याद आने लगी, जो कि कई साल पहले मर चुके थे। ईवी तो उनके साथ काफी अच्छा टाइम भी नहीं स्पेंड कर पाई, जो कि एक्चुअल पेरेंट्स के साथ होना चाहिए। इस बात से वो बहुत ही ज्यादा दुखी रहती कि उसके पास कोई भी फैमिली मेंबर्स बचे ही नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर ईवी को जब ये सारी बातें याद आ रही थी, तभी उसने सोचा कि मैं एक बार ट्राई कर सकती हूँ उस डीएनए टेस्टिंग वाली टेक्नोलॉजी का। ईवी तो अब उस प्राइवेट कंपनी द्वारा ऑफर किए जाने वाले सारे सर्विसेज को पढ़ने लगती है, जिसमें कि साफ साफ बताया जा रहा था कि आपके डीएनए को ग्लोबल लेवल पर चेक किया जाएगा और जो भी 90 to 100% मैच करता है, वही आपका पूर्वज या फिर जनरेशन वाइज रिलेटिव होगा। ईवी ने तो अब यहाँ पर ज्यादा ना सोचते हुए अपना डीएनए टेस्ट कराया और उस कंपनी में जमा कर दिया, क्योंकि उससे भी अपने रिलेटिव्स और जनरेशन वाइज सारे लोग चाहिए। कुछ ही दिन के अंदर वो प्राइवेट कंपनी इन सारी चीजों का प्रोसेस करके उसे रिजल्ट भेज देती है। ईवी को तो उस कंपनी वालों से अपने सिस्टम पे मैसेज आ चुका था, जो कि डीएनए के अकॉर्डिंग उसके रिलेटिव्स के बारे में बता रहे थे। उन रिपोर्ट्स को जब ईवी चेक करती है, तब उसे पता चला कि उसका एक रिलेटिव इंग्लैंड में रहता है और उसका नाम अलेक्जेंडर है। रिपोर्ट्स में ऐसा बताया जा रहा होता है कि अलेक्जेंडर ईवी का कजन है। ये सारे मैसेजेस अलेक्जेंडर को भी चले गए थे, इसीलिए अलेक्जेंडर वापस रिप्लाई करता है। ईवी इस बात से काफी खुश हो गई कि उसका एक रिलेटिव अभी भी मौजूद है। उसे तो मन कर रहा था कि वो अलेक्जेंडर से जाकर मिले और अपनी जान पहचान बढ़ाए, लेकिन ईवी की जो रूममेट होती है, वो इन सारी चीजों को देखकर उसे समझा रही थी कि ये सब सेफ है कि नहीं। शायद वो कंपनी वाले ये टेस्टिंग करके और रिपोर्ट्स क्रिएट करके तुम्हें गुमराह करने की कोशिश कर रहे हो, और तो और इनके पीछे उनका कोई पर्सनल मोटिव हो जिससे कि तुम्हें खतरे में डाल सके। लेकिन ईवी यहाँ पर किसी चीज को भी ध्यान नहीं देती और उसे तो सिर्फ अलेक्जेंडर ही दिखाई दे रहा था। उसने अपना मन बना लिया होता है अपने कजिन से मिलने के लिए। अब अगले दिन ही ईवी और अलेक्जेंडर के मिलने का प्लान बन चुका था और ईवी तो ये सारी चीजें करने के लिए होटल के अंदर चली जाती है। ईवी अब एक टेबल के ऊपर पहली बार अलेक्जेंडर से मिल रही थी, जो उसका बहुत पुराना कजिन होता है। अलेक्जेंडर भी ईवी को अपने पास देखकर काफी खुश हो रहा था। दोनों तो बैठकर डिनर करने लगी और एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। तभी अलेक्जेंडर ईवी को बताता है कि तुम्हें पता नहीं कि हमारी फैमिली बहुत ही ज्यादा रिच है। हमारे पास इतने सारे पैसे हैं कि तुम सोच भी नहीं सकती। और तुम्हारे बारे में पता चलने के बाद तो हमारी पूरी फैमिली काफी शॉक हो गई थी, क्योंकि उन्हें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती कि और भी हमारी जनरेशन का यहाँ पर कोई मौजूद है। लेकिन अब तुम मिल गई हो तो हमारी पूरी फैमिली ही कंप्लीट हो गई। अब अलेक्जेंडर ईवी को इन्वाइट करता है अपने एक दूसरे कजिन की शादी के लिए, जो कि इंग्लैंड के एक बहुत ही बड़े पैलेस के अंदर होगी। अलेक्जेंडर ने तो ईवी को पूरी तरीके से इन्वाइट कर दिया था और कहा कि अगर तुम हमारे फैमिली
फैमिली से आकर मिलोगे तो वो सब बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाएंगे। लेकिन ईवी बहुत नाराज होकर कहती है कि मैं इंग्लैंड नहीं आ सकती क्योंकि वहां तक जाने के लिए मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं। तब जाकर अलेक्जेंडर हंसते हुए कहता है कि इन चीजों का टेंशन तुम्हें लेने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारे इंग्लैंड जाने तक का पूरा खर्चा हमारी फैमिली उठाएगी। ये सारी चीजें एक तरीके से तुम गिफ्ट समझो हमारी तरफ से। ईवी तो इस बात से एकदम चौंक गई क्योंकि उन्हें मिले हुए बहुत कम टाइम हुआ होता है और कोई इतने पैसे कैसे खर्च कर सकता था किसी स्ट्रेंजर पर। लेकिन फिर भी उसे पूरा भरोसा होता है कि ये सभी मेरे फैमिलीज वाले हैं क्योंकि डीएनए टेस्ट में साफ साफ पता चला है। अब अगले दिन ईवी के सारे टिकट्स मिलने के कारण वो ट्रेवल करते हुए इंग्लैंड पहुंच चुकी थी। एयरपोर्ट पर अलेक्जेंडर भी होता है जो उसका वेलकम कर रहा था और काफी अच्छी तरीके से बात कर रहा था। ईवी को यही सारी चीजें काफी अच्छी लगती हैं कि उसे सामने वाला काफी रिस्पेक्ट से बात करे। अब अलेक्जेंडर जल्द से जल्द ईवी को अपनी कार में बिठाकर उस जगह पर लेकर जाने लगता है जो कि एक बहुत ही बड़ा पैलेस हुआ करता था। इस पैलेस को देखते ही ईवी एकदम शॉक हो जाती है क्योंकि ये काफी बड़ा और बहुत सुंदर था। अलेक्जेंडर की पूरी फैमिली इसी पैलेस के अंदर रहा करती थी, लेकिन इस पैलेस का मालिक कोई और होता है जो कि पूरे मैनेजमेंट को संभालता था और अलेक्जेंडर की फैमिली उसी आदमी के लिए काम किया करती थी। अब अलेक्जेंडर और ईवी उस जगह पर पहुंच चुके थे और साथ ही साथ वहां पर कई सारी वेट्रेस भी आ जाती हैं जिन्हें की काम करने के लिए बुलाया गया था। ईवी ये देखकर काफी खुश होती है क्योंकि वो भी कभी वेट्रेस का काम करती थी। अब उन्हीं में से एक वेट्रेस जब सामान लेकर जा रही होती है तो वो ईवी से टकरा गई और उसके हाथ में मौजूद सारे के सारे यूटेंसिल्स नीचे गिरकर टूट जाते हैं। ईवी तो सॉरी कहती है और उन वेट्रेस की मदद करने लग जाती है, लेकिन जब उन वेट्रेस का मैनेजर उस जगह पर आता है तो वो ईवी से बहुत ही गुस्से में बात करने लगा था। साथ ही साथ वो वेट्रेस को भी बिल्कुल इज्जत नहीं देता और उन्हें काफी डांटता है। तभी ईवी उस मैनेजर को उल्टा जवाब देती है कि आखिर तुम गेस्ट से कैसे बात कर रहे हो, मैं यहाँ पर एज अ गेस्ट आई हूँ और तुम्हें अपने वेट्रेस से भी अच्छे से बात करनी चाहिए। उन दोनों में तो अब बहस छिड़ गई थी, लेकिन अब अगले ही मोमेंट में एक और आदमी आ जाता है जो कि इस पूरे पैलेस का ओनर हुआ करता था। इसका नाम वॉल्टर होता है और अलेक्जेंडर और उसकी पूरी फैमिली इसी आदमी के लिए काम किया करती थी। ये एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन था जिसकी काफी सारी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। अलेक्जेंडर अब वॉल्टर को ईवी से मिला रहा था और वो दोनों काफी फ्रैंक भी हो जाते हैं। ईवी को ये भी अच्छा लगता है कि वॉल्टर उससे काफी रिस्पेक्टफुली बात कर रहा है और यही सारी चीजें ईवी को काफी पसंद भी आती हैं। थोड़ी देर तक बात करने के बाद ईवी को पैलेस के अंदर लेकर चला गया जिसका इंटीरियर बहुत ही अच्छा था, यानी कि ये सिर्फ बाहर से दिखने में नहीं बल्कि पैलेस अंदर से भी काफी ब्यूटीफुल है। ईवी ने तो वहाँ पर काफी सारे स्टैचूज भी दिखे जो कई साल पुराने लग रहे थे। ईवी को अब वहाँ से लेकर जाते हुए उसके कमरे में भेज दिया गया था जहाँ पर वो रहने वाली थी। दरअसल शॉकिंग बात तो ये होती है कि ये पूरा का पूरा पैलेस वही था जहाँ कहानी की शुरुआत में उस लेडी ने कूदकर अपनी जान दी होती है। लेकिन इन सारी चीजों के बारे में अभी तक ईवी को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। ईवी को अब उसके कमरे में लेकर जाकर उसकी एक पर्सनल असिस्टेंट दे दी जाती है जो कि सिर्फ और सिर्फ ईवी की मदद करेगी और उसके कहे गए द्वारा सारे के सारे काम करेगी। ईवी सच में इस बात से खुश हो जाती है कि ये लोग कितने ज्यादा अमीर हैं। उसे तो बिलीव ही नहीं होता कि वो इतने बड़े रॉयल फैमिली से बिलोंग करती है और आज तक उसे पता ही नहीं था। लेकिन अब ईवी को लगने लगा था कि उसे अब कोई भी काम करने की जरूरत नहीं और यहीं पर रहकर वो अपनी जिंदगी गुजारेगी। अब यहाँ पर ईवी की सर्वेंट उसे कुछ रूल्स बताती है जो इस पैलेस के अंदर फॉलो किए जाते थे। सर्वेंट ने कहा कि आप खुद इस महल से बाहर नहीं जा सकते और अगर आपको जो भी चाहिए उसके लिए घंटी बजा देना, मैं यहाँ पर हाजिर हो जाऊंगी और आपके सारे कहे गए काम करूंगी। साथ ही साथ लाइब्रेरी में जाना पूरी तरीके से प्रतिबंधित है और आप देर रात तक भी नहीं जा सकती क्योंकि वो आपकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। ईवी को तो ये सारे रूल्स नॉर्मल लग रहे थे, इसीलिए वो खिड़की के पास जाकर ओपन करके देखती है, लेकिन खिड़की के दूसरी तरफ बड़ी बड़ी सलाखें लगी होती हैं जिससे कि कोई बाहर नहीं जा सकता। ईवी ने फिर तुरंत ही उस सर्वेंट से पूछ लिया कि आखिर ये सलाखें यहाँ पर क्यों लगी हैं। सर्वेंट ने सिंपली बताया कि कभी कभार बड़े बड़े परिंदे आ जाते हैं जो कि काफी परेशान करते थे और रूम के अंदर जो रुक रहा है उनकी प्रोटेक्शन के लिए ये सलाखें लगाए गए हैं। ईवी भी अब इन सारी बातों को समझ चुकी थी और इसे फॉलो करने का भी वादा करती है। वो सर्वेंट वहां से जा चुकी थी और ईवी अपने कमरे में बैठकर आराम करने लगी। ईवी तो अपने कमरे में सोते हुए अपने दोस्त से बातें करते हुए उसे बता रही थी कि ये पैलेस कितना बड़ा है और ये फैमिली कितनी ज्यादा अच्छी है जो उससे काफी अच्छा बिहेव कर रही थी। सच में ईवी इतने समय बाद खुश होती है और उसे पूरी फैमिली मिल जाने का एक एहसास हो रहा था।
लेकिन अब थोड़ी ही देर में अचानक वॉल्टर उसके कमरे के पास आ जाता है। ईवी तो तुरंत ही दरवाजे के पास वॉल्टर से मिलने के लिए चली गई थी। वॉल्टर कहता है कि मैं तो सिर्फ देखने आया था कि आप कंफर्टेबल हो कि नहीं अपने कमरे में। साथ ही साथ उसके वेट्रेस के मैनेजर ने जो उसके साथ बर्ताव किया था उसके लिए वॉल्टर माफी भी मांगता है। अब यहाँ देखने से लग रहा था कि वॉल्टर कहीं न कहीं ईवी में इंटरेस्ट लेने लगा है, वो शायद उसे पसंद भी करने लगा था। लेकिन ईवी फिलहाल के लिए इस बात से खुश थी कि उसे वेट्रेस का काम करने की अब जरूरत नहीं। उसकी फैमिली काफी ज्यादा रिच है और वो इस महल में ही हमेशा रहेगी। अब ईवी यहाँ पर वॉक करने के लिए बाहर आ जाती है और अपने एक्सरसाइज करने लगती है। थोड़ी ही दूरी पर आने के बाद ईवी को उस महल के थोड़े से साइड में एक दूसरा सा घर दिखाई देता है। ईवी को समझ नहीं आता कि आखिर उस टाइप के घर में कौन रहता होगा, क्योंकि उसकी हालत काफी खराब थी। लेकिन तभी ईवी की नजर उस घर के साइड में मौजूद कुछ अजीब सी चीज के हिलते हुए दिखाई जाती है। हालांकि ईवी को लगने लगा कि जरूर ये कोई जानवर होगा जो कि वहाँ पर जा रहा है, इसीलिए उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने कमरे में वापस आ गई। अब ईवी जब डिनर करने के बाद सोने की कोशिश कर रही होती है, तभी अचानक उसे एक बुरा सपना आ रहा था। उसे लग रहा होता है कि उसके कमरे में कोई तो मौजूद है जो उसे लगातार नोटिस कर रहा है। अब यहाँ आधी रात में नींद खुलने के बाद ईवी को प्यास भी लगने लगी थी, इसीलिए वो पानी लेने के लिए नीचे जाती है। लेकिन तभी उसने नोटिस किया कि मैनेजर सारे वेट्रेस को खड़ा करके उनसे कुछ बातें कर रहा है। अब ईवी तो बड़े ध्यान से उन सभी को देखने लगी। तभी वो मैनेजर उनमें से एक वेट्रेस को कहता है कि तुम जाकर लाइब्रेरी साफ करके आओ। वो वेट्रेस तो तुरंत साफ सफाई करने के लिए लाइब्रेरी के अंदर अकेले चली गई और बाकी वेट्रेस खड़े होकर उसके अगले डिसीजन का वेट कर रहे थे। ईवी को तो अब कुछ गड़बड़ लगने लगी थी, इसीलिए वो और ध्यान से देखती है। लेकिन तभी हमें उसके पीछे से कोई आता हुआ दिखाई देता है, जो और कोई नहीं बल्कि उसकी सर्वेंट थी। सर्वेंट तो ईवी से कहती है कि रात के समय आपको कमरे से बाहर नहीं निकलना चाहिए, आप जाओ और अपने कमरे में आराम से सो जाओ। ईवी भी अब उस सर्वेंट की बात मानकर अपने कमरे की तरफ जाने लगती है। लेकिन अब हमें उसी वेट्रेस को दिखाया गया जो कि बड़ी सी लाइब्रेरी के अंदर आकर साफ सफाई कर रही थी। वो तो अपने कानों में ईयरफोन्स लगाकर रॉक म्यूजिक सुन रही थी, पर उसे क्या पता था कि अभी थोड़ी ही देर में खुद उसका रॉक एंड रोल होने वाला है। तभी अचानक उस लाइब्रेरी के अंदर थोड़ी सी हलचल होने लगी और ऊपर की तरफ कोई मूवमेंट होती है। उस वेट्रेस ने जैसे ही ऊपर की तरफ देखा तो एक खतरनाक आकृति उसके ऊपर हमला कर देती है और उस वेट्रेस को मारकर अपने साथ लेकर चली जाती है। ये सारी बातें बाकी वेट्रेस और ईवी को बिल्कुल नहीं पता थी, जैसे कि ये पूरी फैमिली वाले एक बहुत ही गहरा राज महल के अंदर छुपा कर रख रहे हैं। अगले दिन यहाँ पर अब ईवी एक छोटे से फंक्शन के लिए ड्रेस पहनकर आती है और वहाँ पर तो सारे फैमिली वाले मौजूद थे। सभी ईवी को देखकर काफी खुश हो जाते हैं और उसे अपने पास बुलाकर इंट्रोडक्शन करवाते हैं। ईवी भी इतने समय बाद अपने फैमिली मेंबर्स और रिलेटिव्स को देखकर काफी खुश हो रही थी। उन्होंने तो ईवी के साथ काफी अच्छी तरीके से बिहेव किया, जिससे कि वो इसे अपना ही घर समझे। ईवी जब सबसे मिलने जुलने के बाद अपने कमरे में आती है तो उसे एक बहुत ही ब्यूटीफुल ड्रेस दिखाई दी थी। उसके साथ एक लेटर मौजूद होता है जो और किसी का नहीं बल्कि वॉल्टर का था। यानी कि वॉल्टर ने ईवी को एक बहुत ही अच्छा ड्रेस गिफ्ट दिया है आज की पार्टी के लिए। ईवी भी इस बात से थोड़ा सा खुश हो गई थी। अब उसी रात को हमें मैनेजर को दिखाया जाता है जो कि दो और वेट्रेस को लाइब्रेरी के अंदर भेजता है वाइन्स लाने के लिए। दोनों वेट्रेस लाइब्रेरी के अंदर बिना डरे चली तो जाती हैं, लेकिन अब उसी खतरनाक चीज ने दोनों के ऊपर हमला कर दिया था। दोनों के दोनों वेट्रेस लाइब्रेरी के अंदर चले तो गए, लेकिन वापस कभी बाहर आए ही नहीं। ईवी तो इन सारी चीजों से एकदम अनजान थी कि पैलेस के अंदर पीठ पीछे क्या हो रहा है। वो तो सिर्फ इस बात से खुश होती है कि उसे काफी अच्छी रिच फैमिली मिल गई और अब तो वो उस प्यारी ड्रेस को भी देखने लगी जो कि उसे वॉल्टर ने दिया था। ईवी तो अब उस प्यारी सी ड्रेस को पहनकर पार्टी में चली जाती है जो आज रात को होने वाली थी। वहाँ पर तो काफी अच्छी डेकोरेशन की गई होती है जहाँ काफी सारे गेस्ट भी आए थे। ईवी तो अब नॉर्मल बात करने के लिए दो लेडीज के पास चली गई, जिसमें से एक लेडी ईवी को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, लेकिन दूसरी वाली लेडी ईवी का काफी तारीफ करती है और उसके ड्रेस को भी अच्छा बोलती है। थोड़ी ही देर के अंदर उस जगह पर वॉल्टर आता है और उसने अपनी ड्रिंक रखकर डायरेक्टली ईवी को डांस के लिए पूछा। ईवी भी उसे मना नहीं करती क्योंकि वॉल्टर ने इन सारी ब्यूटीफुल लड़कियों में से सिर्फ उसे चुना था, जिसकी वजह से ईवी खुद को काफी स्पेशल समझ रही होती है। उन दोनों ने सभी के सामने काफी अच्छा डांस किया और अब बात करने के लिए वहाँ से दूर चले गए। ईवी तो अब यहाँ पर वॉल्टर से उसी घर के बारे में पूछती है जो उनके पैलेस से थोड़ी ही दूरी पर था, क्योंकि लास्ट टाइम ईवी उस घर को देखकर थोड़ा सा डर गई थी। तब जाकर वॉल्टर बताता है कि वो हमारा बहुत ही पुराना स्टोर रूम है जहाँ पर पुराने सामान रखे जाते थे। इसके अलावा उस जगह पर ज्यादा कोई जाता ही नहीं। वॉल्टर तो ईवी को लेकर एक बहुत ही ब्यूटीफुल घर में आ गया जहाँ पर काफी अच्छे डेकोरेशन किए गए होते हैं और वो दोनों एक दूसरे से बातें भी कर रहे थे। देखकर ऐसा लग रहा था कि कहीं न कहीं ईवी को भी वॉल्टर में इंटरेस्ट
इंटरेस्ट आने लगा है। अब यहाँ पर सारे फंक्शन और डिनर होने के बाद ईवी अपने कमरे में चली गई होती है सोने के लिए, लेकिन बीच रात में उसे बहुत ही खतरनाक सपने आने लगे थे, जिसे देखकर ईवी काफी डर गई और अपने बेड के नीचे जाकर छुप गई। वो तो काफी जोर से चिल्लाती है, जिससे कि अब वॉल्टर भी सुनते हुए उसके कमरे में आ चुका था। वॉल्टर ईवी को शांत करता है और कहता है कि यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, जरूर तुम्हें कोई डरावना सपना आया होगा। वॉल्टर ने सारे लाइट्स ऑन कर दिए और ईवी को जाकर कंफर्टेबल करने लगा। ईवी को भी लगता है कि जरूर ये उसका डरावना सपना होगा, लेकिन अब वॉल्टर के आने की वजह से वो अपने आप को काफी सेफ फील कर रही थी। इसीलिए ईवी ने वॉल्टर से कहा कि जब तक मुझे नींद नहीं आ जाती तब तक तुम यहाँ पर मेरे साथ सो। अब ये कहने के बाद वॉल्टर भी ईवी के बेड पर सोने लग जाता है। कुछ ही घंटों के अंदर जब सुबह हो गई तब ईवी अपनी आंखें खोलती है और वॉल्टर वहां से गायब था। बेड के ऊपर तो सिर्फ वॉल्टर का एक लेटर होता है, जिसके ऊपर उसने लिखा था कि मैं यहाँ से तुरंत ही चला गया, लेकिन मैं तुम्हें उठाना नहीं चाहता था, इसीलिए ये लेटर लिखा। ईवी तो इस बात से काफी खुश हो जाती है। थोड़ी ही देर के अंदर ईवी के रूम के अंदर वही दो लेडीज आ चुकी थी, जो कि ईवी को रेडी कराने के लिए लेके जा रही होती हैं। वो सभी लोग एक पूल के पास आ गई, जहां उनका मैनिक्योर और पेडिक्योर किया जा रहा था। एक सर्वेंट तो अब ईवी के नाखून काटने लगी थी, जो उन्हें काफी अच्छी तरीके से तैयार कर रही होती है, लेकिन इस पूरे प्रोसेस में सर्वेंट गलती से ईवी का थोड़ा सा हाथ काट देता है, जिससे कि ईवी की उंगलियों में से खून निकलने लगा था। अब ईवी का खून दिखते ही वो लंबी वाली लेडी जो उसका हमेशा बुराई करती थी, वो पता नहीं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती और ईवी के उस खून निकल रहे हुए उंगली को चाटने लग जाती है। ईवी काफी ज्यादा शॉक हो गई कि आखिर ये किस तरीके का बिहेवियर है। वो तो एकदम इरिटेट होकर वहां से चली जाती है। ईवी को तो अब सच में लगने लगा था कि यहाँ के जितने भी लोग मौजूद हैं वो काफी अजीब हैं। इसीलिए अब ईवी डिसाइड करती है कि उसे जिस जगह पर जाने के लिए रोका गया है वो वहीं जाएगी, यानी कि उस लाइब्रेरी के अंदर। अब ईवी जब धीरे धीरे लाइब्रेरी में पहुंचती है तभी उसे पेपर के ऊपर कुछ रिपोर्ट्स दिखाई दिए थे, जो और किसी के नहीं बल्कि उसके ही होते हैं। ये उसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के रिपोर्ट्स थे जो कि उसके डीएनए की वजह से ग्लोबल लेवल पर चेक करते थे। ईवी को इस बात से बुरा लगता है कि वॉल्टर ये सारी रिपोर्ट्स क्यों चेक कर रहा है, जिसकी वजह से ईवी को काफी गुस्सा आने लगा और वो अपने कमरे में जाकर सारा सामान पैक करने लगी, क्योंकि वो यहाँ से जाना चाहती थी। लेकिन तभी वॉल्टर ईवी के पास आकर कहता है कि ये सारी चीजें मैंने जानबूझकर नहीं की, बल्कि जब अलेक्जेंडर ने तुम्हारे बारे में बताया था तो मैं सिर्फ ये चेक करना चाहता था कि तुम सच में हमारे ब्लड लाइन से मैच करती हो कि नहीं, क्योंकि इसी तरीके से कई सारी लड़कियां पैसों के लालच में यहाँ पर आती थीं और मैं तो सिर्फ ये कंफर्म करना चाहता था कि तुम भरोसे लायक हो कि नहीं। बाकी मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं होता तुम्हें दुख पहुंचाने का। अब वॉल्टर की इतनी सारी प्यारी बातों की वजह से ईवी कन्विंस हो जाती है यहाँ रुकने के लिए, क्योंकि वो इतने टाइम में वॉल्टर को पसंद जो करने लगी थी। अब हमें वॉल्टर अपने सारे फैमिली मेंबर्स के साथ डिनर टेबल पर बैठकर डिनर करते हुए दिखाया जाता है, लेकिन सभी लोगों ने तो अपने मुंह पर अजीब तरीके का मास्क लगाया था। थोड़ी ही देर के अंदर वहां पर अब ईवी भी आ जाती है, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी। ईवी तो डायरेक्टली आकर वॉल्टर के साइड में बैठ जाती है और अब वॉल्टर एक ऐलान कर रहा था। दरअसल वो अपने सारे फैमिली मेंबर्स के सामने कहता है कि वो ईवी से शादी करना चाहता है। ईवी भी अचानक से इस डिसीजन को सुनकर एकदम चौंक गई। हालांकि वो वॉल्टर से प्यार तो करती थी, लेकिन इतनी जल्दी शादी करने का डिसीजन उसने नहीं लिया होता। और अब अचानक वॉल्टर ने अपने दोस्तों को एक आदेश दिया, जिससे कि वो एक वेट्रेस को पकड़कर उसी जान से मार देते हैं। ईवी इस खतरनाक सीन को देखकर काफी ज्यादा डर गई थी और अब बाद में पता चला कि वॉल्टर और बाकी सारे लोग जो वाइन पी रहे होते हैं वो वाइन नहीं बल्कि ब्लड होता है। यहाँ ईवी अब समझ चुकी थी कि उसने यहाँ पर आकर सबसे बड़ी गलती कर दी है। दरअसल बात सिंपल होती है कि वॉल्टर एक वैम्पायर होता है और उसे किसी भी तरीके से 3 लड़कियों से शादी करनी थी, जिससे कि वो ताकतवर हो जाए। 2 वाइफ तो उसके पास पहले से मौजूद थी, जो कि वो दोनों ही लेडीज होती हैं, और अब वो ईवी से शादी करके अपनी रस्म पूरी कर लेगा। कुछ समय पहले वॉल्टर के पास 3 वाइफ मौजूद थी, लेकिन उसकी एक वाइफ ने कूदकर अपनी जान दे दी। ये कोई और नहीं बल्कि कहानी में दिखाई गई सबसे पहली लेडी होती है, जिसने कि इसी पैलेस में अपनी जान दे दी थी, और ये लेडी तो ईवी की ग्रैंड मदर होती है। वॉल्टर और उसकी दोनों पत्नियों के अलावा यहाँ पर सारे लोग एकदम नॉर्मल होते हैं। वो तो सिर्फ वॉल्टर के कहने पर लोगों को यहाँ पकड़ कर लेकर आते थे और वॉल्टर बदले में उन्हें पैसे देता था। दरअसल वॉल्टर किसी भी लड़की को अपनी वाइफ नहीं बना सकता, उसके लिए स्पेशल लोग चाहिए होते हैं, इसीलिए अब उसने ईवी को चुना था। वॉल्टर की वो दोनों वाइफ भी वैम्पायर्स होती हैं, जिसे कि वॉल्टर ने काटकर अमर बना दिया है, और अब बारी थी ईवी की, जिससे कि उसका रिचुअल पूरा हो सकता था। ईवी तो काफी डर जाती है और वहाँ से दूर भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन वहाँ के गार्ड्स ईवी को रोक देते हैं और उसे कहीं नहीं जाने देते। वॉल्टर तो अब ईवी के पास आकर कहता है कि तुम काफी ज्यादा पावरफुल बन जाओगी और तुम मेरे साथ ऐशो आराम की जिंदगी बिताओगी, तुम्हारी पुरानी लाइफ में कुछ भी नहीं बचा है। ईवी तो ये सारी चीजें बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी उसे जबरदस्ती काल कोठरी के अंदर जाकर
जाकर बंद कर दिया गया। उसके हाथ पैर बांध दिए जाते हैं, जिसके बाद वही दोनों वाइफ्स वहां पर आती हैं। ये दोनों भी वेम्पायर्स बन चुकी थी वॉल्टर के कारण, लेकिन अब वो दोनों ही ईवी को कन्विंस करने लगते हैं कि इसमें तुम्हारा ही फायदा है। भले ही तुम अभी डर रही हो, लेकिन जब वॉल्टर तुम्हें वेम्पायर में कन्वर्ट करेगा तो तुम्हें काफी अच्छा फील होगा और तुम इमॉर्टल बन जाओगी, जिसके बाद हम इस पूरी दौलत के ऊपर राज करेंगे। लेकिन ईवी को नहीं समझ रहा होता कि वो इस कंडीशन में क्या करे, क्योंकि उसे यहाँ से कैसे भी जाना होता है। दोनों ही वाइफ्स जो कि वैम्पायर थी वो ईवी को कन्विंस करने लगती है कि तुम भी वैम्पायर बन जाओ। अब वो दोनों लेडीज ईवी को वहीं पर छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि थोड़ी देर में वॉल्टर आने वाला था और वो ईवी से शादी करके उसे हमेशा के लिए अपनी तरह बना देगा। ईवी इस बात से बहुत ही ज्यादा डर कर रोने लग जाती है, लेकिन तभी ईवी की सर्वेंट तुरंत ही वहां आकर उसे काल कोठरी से निकाल देती है, क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि इन सारी चीजों का शिकार ईवी भी हो। ईवी को आजाद रहना और खुद की जिंदगी चूज करने का पूरा अधिकार है, इसीलिए अब वो सर्वेंट ईवी की मदद करती है वहां से दूर भागने के लिए। जब ईवी उस पैलेस से बाहर निकलने की कोशिश करती है तो सभी को पता चल गया था और ये भी आइडिया हो जाता है कि सर्वेंट ने ईवी की मदद की है। इसीलिए अब पैलेस में मौजूद सारे के सारे लोग चारों तरफ फैल गए ईवी और उस सर्वेंट को पकड़ने के लिए। एक बूढ़ा सर्वेंट तो चाकू भी लेकर आ गया था, जो कि ईवी को ढूंढने के लिए पहुंच जाता है। हालांकि यहाँ ईवी पैलेस से बाहर निकल चुकी थी, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए वो उसी पुरानी इमारत के अंदर चली जाती है। यहाँ पर उस बूढ़े आदमी ने तो उस सर्वेंट को जान से मार दिया जिसने की ईवी की मदद की थी, और वो सर्वेंट की डेड बॉडी लेकर उसी पुरानी इमारत में चले जाता है, क्योंकि इसी इमारत के अंदर सारी डेड बॉडीज को रखा जाता था। ईवी तो इन चीजों को देखकर काफी डर गई और उस जगह से भागने लगी। तभी उस बूढ़े आदमी को इस बात का पता चल जाता है और वो भी उसका पीछा करने लगा, लेकिन ईवी काफी चालाकी से उस इमारत के दरवाजे को ही बंद कर देती है, जिससे कि वो बूढ़ा आदमी उसके अंदर ही फंसा रह गया। ईवी को अच्छा मौका मिल जाता है और वो फॉरेस्ट के रास्ते से लगातार आगे बढ़ने लगी। चलते चलते उसे रास्ते में एक बहुत ही बड़ा गांव मिलता है, जिसके एक शॉप में जाकर वो मदद मांगने लगी थी कि प्लीज मेरी हेल्प करो। वहां पर तो एक बूढ़ा कपल रहता था जो ईवी को परेशान देखकर अंदर बुला लेता है। ईवी तो उनसे कह रही थी कि प्लीज पुलिस वालों को कॉल करो, मेरे पीछे कुछ लोग पड़े हैं। वो बूढ़ी लेडी कॉल तो लगाने लगी, लेकिन वो पुलिस वालों को नहीं लगाती, बल्कि वो तो वॉल्टर को कॉल कर देती है, क्योंकि ये फैमिली भी उसकी सर्वेंट होती है। ईवी भी अब यहाँ फोटो फ्रेम्स को देखकर समझ गई थी कि ये लोग वॉल्टर के लिए काम करते हैं। बूढ़ी औरत तो ईवी को पीने के लिए चाय देती है, लेकिन ईवी उसे पीती नहीं बल्कि बूढ़े आदमी के ऊपर मार देती है। पर वो वहाँ से भागने की कोशिश जैसे ही करती, तभी उस बूढ़ी लेडी ने, जो कि वॉल्टर की सर्वेंट थी, उसने एक बड़े से स्टैचू की मदद से ईवी के ऊपर हमला कर दिया। बदकिस्मती की बात ये थी कि ईवी वहीं पर बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर के बाद जब ईवी होश में आई, तब उसके ठीक सामने वॉल्टर बैठा हुआ था, जो उससे बातें करने की कोशिश कर रहा होता है। वॉल्टर तो अब ईवी को फोर्स करने लगा था कि वो उससे शादी कर ले। साथ ही साथ वो एक वेट्रेस को मारकर उसका खून भी पी रहा होता है। ईवी के पास तो कोई ऑप्शन नहीं था, इसीलिए अगले दिन वॉल्टर सभी के साथ रिचुअल परफॉर्म करने के लिए उससे शादी करने लगा। वॉल्टर तो अब ईवी को अपना खून पीने के लिए देता है, जिससे कि वो एक वेम्पायर में कन्वर्ट हो जाए। ईवी काफी फ्रस्ट्रेटेड होकर अब उसका खून भी पीने लग जाती है, जिससे कि अब वो काफी ताकतवर होने लगी और अब वो वेम्पायर में कन्वर्ट भी हो जाती है। ईवी के बॉडी में अचानक से कुछ चेंजेस होने लगे थे, लेकिन अब वॉल्टर की बारी थी, जिससे कि ईवी अपना ब्लड पिलाएगी और वॉल्टर काफी ताकतवर हो जाएगा। पर ईवी पता नहीं क्यों ऐसा बिल्कुल करती नहीं। उसके पास पावर्स आने के बाद वो उस पूरी जगह पर आग लगा देती है और वहां पर मौजूद एक वेपन को उठाकर डायरेक्टली वॉल्टर की बॉडी पर मार देती है। वॉल्टर तो अब काफी ज्यादा घायल हो चुका था, जो बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा होता। ईवी तो अब ये सारी चीजें करने के बाद वहां से दूर जाने लग जाती है, लेकिन तभी उसके सामने वॉल्टर की दूसरी वाइफ आ चुकी थी। वो तो ईवी से कहती है कि तुम इस तरीके से रिचुअल को तोड़ नहीं सकती। अगर वॉल्टर मर गया तो हम भी उनके साथ खत्म हो जाएंगे, इसीलिए तुम्हें ये रिचुअल कंप्लीट करके उसे ताकतवर बनाना ही होगा। ईवी और उस वॉल्टर की वाइफ की एक दूसरे से लड़ाई होने लगी और वॉल्टर की वाइफ तो उसे मारने ही जा रही होती है, लेकिन पीछे से वॉल्टर की नेक्स्ट वाइफ आ गई थी, जो कि थोड़ी अच्छी होती है और वो हमेशा से ईवी की अच्छाई ही करती थी। उस वाइफ को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि ईवी मुसीबत में है और उसकी जान खतरे में पड़ जाए, इसीलिए वो ईवी की मदद करती है और उस दूसरी वाली वाइफ को भी मारने लग जाती है। दोनों ने मिलकर उस बुरी वाइफ को जान से खत्म कर दिया था। लेकिन अब वॉल्टर, जो बहुत ज्यादा घायल हो चुका होता है, वो तो आकर ईवी का गला पकड़ने लगा था और अब वो उसका खून पीने की कोशिश करता है, लेकिन ईवी के पास उसके नाखून थे जो काफी नुकीले होते हैं और उसने उसी की मदद से वॉल्टर का हाथ ही काट दिया। ईवी तुरंत ही वॉल्टर को एक बहुत ही बड़ी आग की लपटों में फेंक देती है, जिससे कि वॉल्टर अब जलने लगा था। वो बहुत कमजोर हो चुका होता है, इसीलिए वो बाहर ही नहीं निकल पाता और वहीं पर जलकर खत्म हो जाता है। ईवी अब भले ही वैम्पायर बन चुकी होती है, लेकिन वो इस जगह पर नहीं रहने वाली। वो तो वॉल्टर की उस अच्छी वाली वाइफ को लेकर अपने शहर वापस लौट आती है। अब ये दोनों इंसानों के बीच
पीछे रहने लगी थी, लेकिन ये वेम्पायर होते हैं। पर अभी भी इनका मिशन खत्म नहीं हुआ होता, क्योंकि ये दोनों अब अलेक्जेंडर को ढूंढने लगे, जो कि ईवी का कजिन बनकर उसके साथ मिलने आया था। वो दोनों तो साथ मिलकर अपने इस लंबे मिशन की तरफ निकल जाते हैं और इसी तरह हमारी ये एडवेंचरस कहानी यहीं खत्म हो गई। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।